हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता रहा है और आगे भी देता रहेगा। लेकिन आपकी पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई समस्या पैदा हो तो उसका समाधान भी हमारे पास होना चाहिए और हमेशा हम उसका समाधान लेकर आपके लिए मौजूद होते हैं। कोई भी एग्जाम हो, टेस्ट हो, हर चीज़ का हम आपके लिए सोल्यूशन लेकर इकट्ठा हो जाते हैं। तो यहाँ हमारी ये बहुत बड़ी टीम है जो इसके लिए काम करती है। सिर्फ मैं आपको पढ़ाती नहीं, इसके पीछे बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो इसी बहुत सारे लोगों की मेहनत आपके लिए यहाँ पर मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। आज भी मैं इस पूरी टीम की एक मेहनत है जो आपके लिए लेकर आ रही हूँ। वो है मैग्नेट ब्रेन्स द्वारा अब आपको बुक्स और ई बुक्स भी प्रोवाइड करी जा रही हैं। तो ये सिर्फ मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं, हमारी पूरी बहुत बड़ी टीम का है। तो ये जो बुक्स आपको मिल रही हैं, ये आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स में। अब भाई ऐसे तो आप बोलोगे बुक्स तो बहुत मार्केट में है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात ये है कि ये बुक्स आपके लिए बहुत ही सरल तरीके से बनाई गई है। हर एक क्वेश्चन के साथ आपका वीडियो, जैसे जब मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगी उसका वीडियो उसके साथ अटैच रहेगा। आप QR स्कैन करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसे हमने अलग अलग कैटेगरीज में तैयार किया है। कैसी कैटेगरीज हैं आपको बताती हूँ मैं। जैसे अभी आप देख रहे हो कि हम सैम्पल पेपर कर रहे हैं, तो हमारे पास एक ऐसी बुक है जिसमें हमारे सारे ही सैम्पल पेपर्स हैं। ठीक है, जितने भी हम आपको सैम्पल पेपर कराएंगे सब सैम्पल पेपर हैं और विद आपके देखिए वीडियो लेक्चर इंक्लूडेड। यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक बुक है NCERT सॉल्यूशन बुक है, एक बुक है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है। इसके अलावा हम जैसे कि करते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं तो वो थ्योरी बुक है, MCQs बुक है, आपका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन बुक है, टेस्ट पेपर बुक है। तो इस तरीके से अलग अलग आपके पास बुक अवेलेबल हमारे पास है। अब इसे आपको प्राप्त करना है। प्राप्त कैसे करेंगे, इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने जो है एक फॉर्म आएगा। उस फॉर्म को फिल करिए, सबमिट करिए और जैसे ही आप सबमिट करेंगे हमारा एक टीम मेंबर आपसे बात करेगा। तो बस वो ज़रा सी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आप ये बुक को प्राप्त कर सकते हैं। तो बुक प्राप्त करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। अब आ जाते हैं आज के वीडियो पे। जैसा कि आपने देख ही लिया है कि आज का वीडियो है हमारा क्लास 10th हिंदी कोर्स B का मैग्नेट ब्रेन्स सैम्पल पेपर सोल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर नंबर 9। तो अभी तक हम 8 पेपर सैम्पल पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करवा रहे हैं 9th। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो पेपर आता है उसमें कुछ हमारे सामने सामान्य निर्देश होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सामान्य निर्देशों को कभी भी इन्हें नज़रअंदाज मत करिएगा। खास तौर से बोलती हूँ, पेपर में भी आपको सबसे पहले इन्हीं को पढ़ना है, इसके बाद गद्यांश को पढ़ना है, क्योंकि जो अपठित गद्यांश है वो आपके जो रीडिंग टाइम रहेगा उसमें आपको ये कंप्लीट कर लेना है। सिर्फ जैसे ही आपका राइटिंग टाइम स्टार्ट हो आपको आंसर्स करने हैं, क्योंकि बाकी अंदर जो रहेगा वो सभी आपका पढ़ा रहेगा। यही दो चीज़ें, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो आपके पास गद्यांश आएगा ये अपठित रहेगा। तो इसे उस 15 मिनट, यानी जो 15 मिनट का आपका रीडिंग टाइम है उसके अंदर आपको इसको पढ़ के इसके आंसर्स निकाल लेने हैं। तो क्या है, निर्धारित समय 3 घंटे का है, आपके पास पूर्णांक 80 मार्क्स का है। ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है, आ और बा में। आ में आपके पास टोटल 45 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं, निर्देशों के साथ सिर्फ 40 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। बा में आपके पास वर्णनात्मक प्रश्न यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिन्हें आपको पूरे डिटेल के साथ आंसर देना है। इन सभी के साथ अंदर विकल्प मौजूद हैं। जो भी निर्देश दिए गए हैं उनके हिसाब से ही आप काम करेंगे। दोनों खंडों को मिलाकर 18 प्रश्न पूछे गए हैं। खंड आ में 10 और खंड बा में 8 प्रश्न पूछे गए हैं। सारे ही प्रश्न करने अनिवार्य हैं और क्रमानुसार करने हैं, यानी कि 1 से लेकर 18 तक आपको सीक्वेंस में काम करना है। तो ये निर्देश थे, हमने आपको बता दिए। अब आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 1। खंड आ का हमारा प्रश्न संख्या 1 है हमारा अपठित गद्यांश। इस गद्यांश को हम पढ़ेंगे। इस पे आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं और पांचों ही प्रश्न हमको यहाँ पर करने हैं। तो क्या दिया है, गद्यांश को हमने कई बार, आपको गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, सिंपल श्योर शॉर्ट फॉर्मूला है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को समझोगे, पढ़ोगे, उतना ज़्यादा आप जो है इन अपठित गद्यांश को अच्छे से कर पाओगे। कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रैक्टिस, 2 ही चीज़ें इन अपठित गद्यांश के लिए मस्ट होती हैं। अच्छा नागरिक बनने के लिए भारत के प्राचीन विचारकों ने कुछ नियमों का प्रावधान किया है। इन नियमों में वाणी और व्यवहार की शुद्धि, कर्तव्य और अधिकार का समुचित निर्वाह,
शुद्धतम पारस्परिक सद्भाव और सेवा की भावना आदि का नियम बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो आपका मतलब समझ गए कि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए जो ज़रूरी है वो क्या है। आपका वाणी यानी कि आपकी बोली और आपका बिहेवियर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। कर्तव्य और अधिकार यानी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड आपके राइट्स, आप उनका अच्छे से पालन करें। यानी कि आपको राइट्स तो पता है, आप उनका पालन कर रहे हो, लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अपने कर्तव्यों को आप नहीं जानते। फिर है शुद्धतम पारस्परिक सद्भाव और सेवा की भावना होनी चाहिए। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करिए और अगर सेवा की जरूरत है उन लोगों को तो सेवा का भाव रखिए। ये सभी नियम यदि एक व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के रूप में भी अनिवार्य माने जाएं तो उनका अपना जीवन सुखी और आनंदमय हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति ये सारी चीजों को अपने अंदर ले आए तो उसका खुद का जीवन भी बहुत ही खुशियों से भर जाएगा। सभी गुणों का विकास एक बालक में यदि उसकी बाल्यावस्था से ही किया जाए तो वह अपने देश का श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है। इन गुणों के कारण वह अपने परिवार, आस पड़ोस, विद्यालय में अपने सहपाठियों एवं अध्यापकों के प्रति यथोचित व्यवहार कर सकता है। तो सभी के साथ जितने लोग भी हमसे संपर्क में आएंगे सभी के साथ हम अच्छा व्यवहार कर पाएंगे। वाणी एवं व्यवहार की मधुरता सभी के लिए सुखदायक होती है, समाज में हार्दिक सद्भाव की वृद्धि करती है, किंतु अहंकारहीन व्यक्ति ही स्निग्ध वाणी और शिष्ट व्यवहार का प्रयोग कर सकता है। यानी कि बहुत ही गंदा जो व्यवहार होता है और बहुत ही कर्कश जो वाणी होती है उससे बात कर सकता है। अहंकारी और दंभी व्यक्ति सदा शिष्ट वाणी और व्यवहार का अभ्यासी होता है, जिसका परिणाम यह होता है कि ऐसे आदमी के व्यवहार में शांति और सौहार्द का वातावरण नहीं बनता है। अगर हम ऐसे किसी व्यक्ति के साथ आ जाएं जो बिल्कुल भी शिष्टाचारों से दूर है तो क्या होगा, हम उसके साथ रहेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे और वो व्यक्ति अपने आसपास के सभी लोगों के साथ वो गंदा बिहेवियर करेगा और सभी को परेशान करेगा। तो इससे समाज में कभी भी शांति बन ही नहीं सकती। जिस प्रकार एक व्यक्ति समाज में रहकर अपने व्यवहार से कर्तव्य और अधिकार के प्रति सजग रहता है, उसी तरह देश के प्रति भी उसका व्यवहार कर्तव्य और अधिकार की भावना से भावित रहना चाहिए। उसका कर्तव्य ऐसा हो कि ना तो वह स्वयं ऐसा कोई काम करे और ना ही दूसरों को करने दे, जिससे देश के सम्मान, संपत्ति और स्वाभिमान को ठेस लगे। तो मतलब अगर हमारे अंदर वो सारे शिष्टाचार हैं तो हमें खुद तो उन शिष्टाचारों का पालन करना है, मगर दूसरों से भी उसका पालन करवाना है। उस दूसरे व्यक्ति से हमें अगर वो कुछ गलत करता है तो हमें उसे रोकना भी चाहिए। समाज एवं देश में शांति बनाए रखने के लिए धार्मिक सहिष्णुता भी बहुत आवश्यक है। यदि वृत्ति तभी आ सकती है जब व्यक्ति संतुलित व्यक्तित्व का हो, वह आंतरिक व बाहरी संघर्ष से परे सामाजिकता की अनुभूति से परिपूर्ण व्यक्ति वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, हमें संघर्ष नहीं, पता चला हम व्यवहार अच्छा कर रहे हैं मगर अंदर कुछ गलत सोच रहे हैं, तो ये क्या होगा, हमारे अंदर संघर्ष चलेगा। तो हमें हमारे शिष्टाचार हैं उन्हें आंतरिक रूप से अपनाने हैं ताकि हमारे खुद के अंदर वो संघर्ष ना हो, तभी हम एक अच्छे व्यक्तित्व वाला इंसान बनेंगे और हम समाज को भी इससे फायदा पहुंचा पाएंगे। अब इस गद्यांश पे आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, गद्यांश के संदर्भ में अच्छा नागरिक बनने के लिए नियमों का प्रावधान आवश्यक है, क्योंकि क्या है, स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है जिससे वातावरण को शांति से परिपूर्ण करता है, व्यक्तित्व को निखार कर जीवन को आमोद प्रमोद से परिपूर्ण करता है, व्यक्तित्व को निखार कर जीवन को सुख और मंगल कामना से परिपूर्ण करता है, व्यक्ति को अहंकार, स्निग्ध वाणी और शिष्ट व्यवहार से परिपूर्ण करता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अच्छा नागरिक बनने के लिए नियमों का प्रावधान आवश्यक है क्योंकि वह व्यक्तित्व को निखार कर जीवन को आमोद प्रमोद से परिपूर्ण करता है। अब क्या है, अगर हम ये सारी चीजें अपने अंदर ले आएंगे तो हमारा व्यक्तित्व निखरेगा और जब हमारा व्यक्तित्व निखरेगा तो सभी लोग हमें प्यार करेंगे, हमें अंदर से भी अच्छा फील होगा, तो हमें क्या होगा, आमोद प्रमोद प्राप्त होगा। प्रश्न संख्या दूसरा है हमारे पास, वाणी एवं व्यवहार की मधुरता सभी के लिए सुखदायक होती है, इस कथन के लिए उपयुक्त तर्क दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या पूछा गया, वाणी एवं व्यवहार की मधुरता सभी के लिए सुखदायक होती है। सभी के लिए, हम ये नहीं करें कि हम ये चाहते हैं कि हमसे सभी अच्छे से बात करें, सभी हमसे अच्छे से बिहेवियर करें, मगर हम किसी से ना करें, तो क्या होता है, हमारे लिए अगर वो चीज़ आवश्यक है तो ये ज़रूरी है कि हम दूसरों के साथ भी अच्छा बिहेवियर करें और अच्छी बातें बोलें। ये नहीं कि हम दूसरा हमसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है और हम उससे गंदे तरीके से बात करें, तो ये सभी के लिए आवश्यक है।
इस कथन के लिए उपयुक्त तर्क होगा। अब इसके लिए आपको तर्क देना है। क्या देना है? देश के सम्मान, संपत्ति और स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। देश व समाज में शांति और सौहार्द का वातावरण नहीं बनता है। कर्तव्य और अधिकार का समुचित निर्वाह बहुत आवश्यक है। समाज में हार्दिक सद्भाव की वृद्धि और सुख की प्रतिष्ठा होती है। तो ये क्यों, इसका तर्क जो है वो है समाज में हार्दिक सद्भाव और की वृद्धि और सुख की प्रतिष्ठा होती है। अगर हम सभी के साथ अगर अच्छा व्यवहार करेंगे तो समाज में जाहिर सी बात है सौहार्द और सुखमय वातावरण बना रहेगा। प्रश्न संख्या 3 है, अहंकारी और दंभी व्यक्ति सदा अभ्यासी होता है। किस चीज का अभ्यासी होता है? अशिष्ट वाणी और व्यवहार का, मधुर एवं अशिष्ट व्यवहार का, अशिष्ट वाणी और व्यवहार की शुद्धि का, स्निग्ध वाणी और अशिष्ट व्यवहार का। तो यहां पर अहंकारी और दंभी व्यक्ति सदा अभ्यासी होता है अशिष्ट वाणी और अशिष्ट व्यवहार का, यानी उसकी वाणी भी अशिष्ट होगी और उसका व्यवहार भी अशिष्ट होगा। प्रश्न संख्या 4 है, संतुलित व्यक्तित्व से तात्पर्य है। अब यहां पर संतुलित व्यक्तित्व से क्या मतलब है? जो एक शब्द इस्तेमाल किया गया गद्यांश में, संतुलित व्यक्तित्व, इसका मतलब क्या होता है? आंतरिक व बाहरी संघर्ष में संपूर्ण सामाजिकता की अनुभूति से परिपूर्ण व्यक्तित्व। दूसरा है, देश में पूर्णता आदर्श नागरिक व व्यवहार बनने वाला सुखदायक व्यक्तित्व। आंतरिक व बाहरी संघर्ष से रहित संपूर्ण सामाजिकता की अनुभूति से परिपूर्ण व्यक्तित्व। कर्तव्य और अधिकार के प्रति सजग रहने वाला भावुक प्रवृत्ति से परिपूर्ण व्यक्तित्व। तो यहां पर संतुलित व्यक्तित्व से तात्पर्य है आंतरिक व बाहरी संघर्ष से रहित संपूर्ण सामाजिकता की अनुभूति से परिपूर्ण व्यक्ति। मतलब ऐसा व्यक्ति, अगर उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि वो अंदर भी वैसा हो और बाहर भी हो, उसे ना आंतरिक रूप से उस व्यवहार के लिए संघर्ष करना पड़े और ना ही बाहरी रूप से समाज के व्यक्तियों से उसको कोई संघर्ष करना पड़े। तो जैसा वो व्यक्ति है वैसा ही वो व्यवहार करे। इसलिए इन शिष्टाचार को अपने अंदर ही हमें जो है डेवलप करना है, जिसके कारण ये हमें संघर्ष दोनों ही तरफ से आंतरिक और बाहरी नहीं पड़ेगा और इस पूरी सामाजिकता से परिपूर्ण व्यक्तित्व ही संतुलित जो है वो व्यक्तित्व कहलाता है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुन के लिखिए। अब हमारे सामने एक कथन है, एक कारण है। कथन पढ़ना है, देखना है सही है कि नहीं है, कारण हमें निकालना है, कारण उसको सही तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो क्या दिया है? धार्मिक सहिष्णुता की स्थापना आवश्यक है क्योंकि समाज एवं देश में शांति व्यवस्था बनी रहेगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कारण ए और कथन ए और कारण आर बिल्कुल सही है, तो दोनों ही सही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा घ। क्या है? कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। यहाँ पे भी हमारे सामने एक अपठित गद्यांश दिया गया है, इसको भी हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इस पे आधारित 5 प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। ये हमारा रहेगा 5 मार्क्स का। गीता के इस उपदेश की लोग प्रायः चर्चा करते हैं कि कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। यह कहना तो सरल है पर पालन करना उतना सरल नहीं है। कर्म के मार्ग पर आनंद पूर्वक चलता हुआ उत्साही मनुष्य यदि अंतिम फल तक ना भी पहुंचे तो भी उसकी दशा कर्म ना करने वालों की अपेक्षा अधिकतर अवस्थाओं में अच्छी रहेगी, क्योंकि एक तो कर्म करते हुए उसका जो जीवन बीता वह संतोष या आनंद से बीता, उसके उपरांत फल के प्राप्त ना होने पर भी उसे यह पछतावा ना रहा कि मैंने प्रयत्न नहीं किया, फल पहले से कोई बना बनाया पदार्थ नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य ना, एक जो गीता में बोला गया है कर्म करो फल की इच्छा ना करो। तो सबसे पहले जो व्यक्ति जो अच्छा होगा वो क्या होगा? कर्म करेगा अच्छा, उसको फल मिले ना मिले उसकी इच्छा वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको बाद में ये पछतावा नहीं होगा कि मैंने कर्म नहीं किया। फल तो बाद में मिलता है ना, पहले से तो नहीं बनता। जब हम कर्म करते हैं तभी हमको फल मिलता है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति को ये पछतावा नहीं होगा कि मैंने कर्म नहीं किया है। अनुकूल प्रयत्न कर्म के अनुसार ही होता है। मतलब जो हम सही प्रयत्न कर रहे हैं वो हमारे कर्म के अनुसार डिसाइडेड होता है।
उसके एक एक अंग की योजना होती है। किसी मनुष्य के घर का कोई प्राणी बीमार है, वह वैद्यों के यहाँ से जब तक औषधि ला लाकर रोगी को देता जाता है, तब तक उसके चित्त में जो संतोष रहता है, प्रत्येक नए उपचार के साथ जो आनंद का उन्मेष होता रहता है, यह उसे कदापि ना प्राप्त होता यदि वह रोता हुआ बैठ जाता। कहने का मतलब है आपके घर में कोई एक पेशेंट है, ठीक है। अब क्या है, पेशेंट अगर बीमार है तो आप उसे दवा ला के देते जाओगे, वो ठीक होता रहेगा, तो आपको बड़ा अच्छा सा फील होगा कि हाँ मेरी मेहनत जो है फल ला रही है और ये व्यक्ति जो है वो सही हो रहा है। मगर अगर आप दवाई नहीं लाते, ठीक है, मेडिसिन नहीं लाते और बैठ के रोते रहते, हाय इसकी तबीयत इतनी खराब है, ये है, क्या करें, कैसे मदद लें, क्या करें, तो क्या आपको वो जो उसके ठीक होने का जो आनंद है, क्या उसे आपको प्राप्त कर पाते? नहीं कर पाते। यानी कि आपका रोना उस फल से आपको दूर कर देता। तो पहले क्या है, कर्म करना है, तब आपको वो फल प्राप्त होगा। प्रयत्न की अवस्था में उसके जीवन का जितना अंश संतोष, आशा और उत्साह में बीता, अप्रयत्न की दशा में उतना ही अंश केवल शोक और दुख में कटता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त रोगी के ना अच्छे होने की दशा में भी वह आत्मग्लानि के उस कठोर दुख से बचा रहेगा जो उसे जीवन भर यह सोच सोच कर होता कि मैंने पूरा प्रयत्न नहीं किया। अगर मान लीजिए वो रोगी ठीक नहीं हुआ, उसको कुछ हो जाए, तो बाद तक आप ये हमेशा अपने जीवन में पछतावा करते हो, काश मैंने अगर थोड़ा सा प्रयत्न किया होता तो वो व्यक्ति बच जाता, सही हो जाता। तो वो एक आत्मग्लानि से भी आपको बचाता कर्म ना। और जो चीजें आपको तकलीफ उसके शोक और पछतावे में हो रही होती, अगर आपने कोशिश करी होती तो वही आपके अंदर संतोष होता, उत्साह होता, ये सारी चीजें होती है कि नहीं। कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का नाम ही कर्मठ है। धर्म और उदारता के उच्च कर्मों के विधान में ही एक ऐसा दिव्य आनंद भरा रहता है कि कर्ता को वे कर्म ही फल स्वरूप लगते हैं। अत्याचार का दमन और शमन करते हुए कर्म करने से चित्त में जो तुष्टि होती है, वही लोकोपकारी कर्मवीर का सच्चा सुख है। तो क्या मतलब है, जो व्यक्ति कर्मवीर है उसे कर्म करने में जो सुख की प्राप्ति होती है, वही उसके लिए सब कुछ होता है। अब इस पे आधारित प्रश्न है, कर्म करने वाले को फल ना मिलने पर भी पछतावा क्यों नहीं होता? अगर जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, अगर उसे फल नहीं मिले तो उसे पछतावा क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि प्रयत्न ना करने का भी उसे पश्चाताप नहीं है। यानी कि उसको ये पश्चाताप नहीं है कि मैंने कर्म नहीं किया, इसलिए जब उसको कर्म ना करने का पश्चाताप नहीं है तो उसे फल मिलने का भी उसे पछतावा नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं, घर के बीमार सदस्य का उदाहरण क्यों दिया गया है? पारिवारिक कष्ट बताने के लिए, शोक और दुख की अवस्था के लिए, नया उपचार बताने के लिए, सेवा के संतोष के लिए। तो यहाँ बीमार सदस्य का जो उदाहरण दिया गया है वो है सेवा के संतोष के लिए बताया गया, कि मतलब जब हम सेवा करते हैं तो हमारे अंदर संतोष पनपता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमारे पास 3 कथन है, 3 कथन में भी देखना है कौन सा कथन सही है, उसी के हिसाब से हम नीचे वाले ऑप्शंस में टिक करेंगे। कर्मठ है वह है जो काम करता है, कर्मठ है वह है जो काम करने में आनंद पाता है, कर्मठ है वह है जो दूसरों से काम करवाता है। तो कर्मठ व्यक्ति कौन होता है? वह जो काम करने में आनंद पाता है। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है, तो यहां पर हमारा गा सही होगा। चलिए देखते हैं, गा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं, कर्मवीर का सुख किसे माना गया है? अत्याचार का दमन में, कर्म करते रहने में, कर्म करने से प्राप्त संतोष में, या फल के प्रति तिरस्कार भावना में। तो कर्मवीर व्यक्ति का सुख माना गया है कर्म करने से प्राप्त संतोष में, यानी कि जो हम कर्म कर रहे हैं उससे हमारे अंदर जो सेटिस्फैक्शन आ रहा है वही हमारा सुख है। गीता के किस उपदेश की ओर संकेत किया गया है? कौन से उपदेश की ओर संकेत किया गया है? कर्म करें तो फल मिलेगा, कर्म की बात करना सरल है, कर्म करने से संतोष होता है, कर्म करें फल की चिंता ना करें। तो कौन सा यहाँ पर उपदेश के संकेत है? वो है कर्म करें फल की चिंता ना करें। अब आते हैं हमारे पास प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, 4, 5, 6 ये हमारे व्याकरण आधारित 4 टॉपिक पर प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। तो पहला यानी कि हमारा जो व्याकरण का टॉपिक आ रहा है वो है पदबंध। प्रश्न संख्या 3 में हमारे पास पदबंध पे आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। हमें 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और ये हमारा 4 मार्क्स का है। क्या दिया गया है? मित्र मंडली के साथ मोहन घर पर बैठा है, संज्ञा पद होगा।
अब यहाँ पर मित्र मंडली के साथ मोहन, ये जो है हमारा क्या होगा, संज्ञा पद है, क्योंकि मित्र मंडली एक ग्रुप का नाम है और मोहन, तो ये पूरा ही हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, वह लड़की अत्यंत सुशील और संस्कारी है, विशेषण पदबंध होगा। यहाँ पर क्या है, अत्यंत सुशील और संस्कारी, ये हमारा विशेषण पदबंध होगा। ठीक है, सुशील उसका गुण बताया जा रहा है, संस्कारी उसका गुण बताया जा रहा है। अब दरवाजा खोला जा सकता है, रेखांकित पदबंध होगा। अब रेखांकित खोला जा सकता है तो सीधे सीधे ये हमको समझ में आ रहा है कि ये एक क्रिया पदबंध है, क्योंकि खोलना एक क्रिया है और खोला जा सकता है, पूरा का पूरा क्रिया पदबंध आएगा। नेक्स्ट है, तकदीर का मारा वह यहां आ पहुंचा, सर्वनाम पदबंध होगा। अब पूरा पदबंध हम सर्वनाम बताना है, तो तकदीर का मारा वह, ये हमारा पूरा सर्वनाम पदबंध है। नेक्स्ट आते हैं, नदी कलकल करती हुई बह रही है। अब बह रही है के बारे में क्या बता रहा है कि वो कलकल करती हुई बह रही है, तो कलकल करना क्या है, वो क्रिया विशेषण है, तो ये सीधे सीधे पदबंध है हमारा, क्रिया विशेषण पदबंध। अब आ गए प्रश्न संख्या 4 पे। यहां पर रचना के आधार पर वाक्य भेद पे हमारे सामने 5 प्रश्न रखे गए हैं, सिर्फ हमें 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 4 मार्क्स का है, 1 मार्क्स ईच। क्या दिया है, बच्चे आए हैं और खेल रहे हैं। वाक्य रचना की दृष्टि से होगा, क्या है, बच्चे आए हैं और खेल रहे हैं, तो सीधे सीधे यहां पर 2 चीजें हम देख रहे हैं जो संयुक्त वाक्य की तरफ, पहला वाक्य पूर्ण है और यहां पर जो अव्यय लगा है वो समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय है, तो ये एक संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट आते हैं, राम घर गया उसने मां को देखा। क्या है, राम घर गया और उसने मां को देखा का संयुक्त वाक्य होगा। 2 अलग अलग वाक्य है, तो सीधे सीधे राम घर गया उसने मां को देखा, तो यहां पर जो सही ऑप्शन हमारा आ रहा है, राम ने घर जाकर मां को देखा, राम घर गया और उसने मां को देखा, राम घर गया अतः उसने मां को देखा, जब राम घर जाएगा तब, तो यहां पर सही है हमारा खा, राम घर गया और उसने मां को देखा। नंबर 3 है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य, 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें से हमें मिश्र वाक्य को खोजना है। चोर को देखकर सिपाही उसे पकड़ने दौड़ा, ये एक सरल वाक्य है, नहीं। नेताजी भाषण देकर चले गए, ये भी एक सरल वाक्य है। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, ये हमारा मिश्र वाक्य है। उसने खाना खाया और वो सो गया, ये एक संयुक्त वाक्य है, तो सही ऑप्शन हमारा गा है, गा हमारा मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य हमें निकालना है। क्या है, वह बाजार पुस्तक खरीदने गया, ये एक सरल वाक्य है, नहीं। वह बाजार से पुस्तक खरीद लाया, ये भी एक सरल वाक्य है। जब वह बाजार गया तब पुस्तक खरीद लाया, ये एक मिश्र वाक्य है। वह बाजार गया और पुस्तक खरीद लाया, ये एक संयुक्त वाक्य है, तो घ ऑप्शन एकदम हमारा सही है। नंबर 5 पे आते हैं, मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में अथवा संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलने को कहते हैं। अब मिश्र वाक्य को संयुक्त में और संयुक्त को अगर सरल में बदलेंगे तो ये क्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाती है वाक्य रूपांतरण, तो यहां पर ऑप्शन सही है हमारा खा। अब आ गए प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 पे हमारे पास समास आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से हमें सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और ये हमारा 4 मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स ईच। तो क्या है, सबसे पहला है, सप्तऋषि में कौन सा समास है। सप्तऋषि का विग्रह कर दीजिए, क्या होगा, 7 ऋषियों का समूह, और जहां पूर्व पद हमारा संख्यावाची होता है वहां समास कौन सा होता है, दिगु समास, तो ये हमारा कौन सा है, दिगु समास। नेक्स्ट आते हैं, शरणागत समस्त पद में कौन सा समास होगा। शरणागत विग्रह करिए, शरण में आगत या शरण में आया हुआ, तो यहां पर क्या होगा, यहां बीच में लगा है कारक, कारक आधारित जो समास होता है वो होता है तत्पुरुष समास, तो सिंपल ये है कि ये एक तत्पुरुष समास है। लेकिन अब शरणागत में अगर हम पूरी तरीके से जानना चाहें कि ये कौन सा समास है, तो में क्या लगा है, शरण में आया हुआ या शरण में आगत, तो विग्रह करने पर यहां पर जो समास कारक निकल रहा है क्या, में। अब में कारक कौन सा कारक होता है, वो होता है अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है, तो यहां पर क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब हमें यहां देखना है कौन सा युग्म सही है और उसी के हिसाब से नीचे वाले आंसर्स में हमें टिक करना है।
तो क्या है, पीतांबर, कर्मधारय समास। अब पीतांबर का विग्रह करिए, पीला है जो अंबर, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कर्मधारय समास है। पहला पद हमारा विशेषण है और उत्तर पद हमारा क्या है, विशेष्य है, तो ये एकदम सही है, कर्मधारय समास। दूसरा आते हैं यथा समय। यथा का पूर्व पद अव्यय है और उसके बाद जो है सेकंड पद आता है, तो पूर्व पद जहां अव्यय होता है वहां पर कौन सा समास होता है, अव्यय भाव समास, एकदम सही है। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव, ये तो हमारा क्या हो गया, बहुव्रीहि समास, यहाँ अव्यय संभाव समास है तो ये गलत हो गया। प्रतिदिन, प्रतिदिन में पूर्व पद हमारा क्या है, अव्यय है, प्रति हमारा क्या है, अव्यय है, तो ये हुआ हमारा अव्यय भाव समास, लेकिन यहां लिखा है बहुव्रीहि समास, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही ऑप्शन है पहला और दूसरा, तो जहां पर पहला दूसरा है यानी कि गा, पहला और दूसरा हमारा सही है, ये ऑप्शन एकदम सही आएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, तन मन धन, समस्त पद में कौन सा समास होगा, आप देखिए, इसको तो देख के आप समझ गए होंगे, तन कौमा मन और धन, तो यहाँ पे और शब्द किस कौन से समास में लगता है, द्वंद्व समास में, तो सही ऑप्शन है हमारा द्वंद्व समास। नेक्स्ट आते हैं, किस समास का पूर्व पद प्रधान व अव्यय होता है, तो जाहिर सी बात है पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, वो हमारा होता है अव्यय भाव समास। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में हमारे पास 6 प्रश्न दिए गए हैं जो हमारे मुहावरे आधारित हैं। इन 6 प्रश्नों में से हमें सिर्फ 4 प्रश्न करने हैं और ये हमारे रहेंगे 4 मार्क्स के, 1 मार्क्स ईच। तो यहाँ क्या दिया है, कुएं में विशाल सांप को देखकर लेखक के डैश गए, क्या डैश गए, हाथ पांव फूल जाना, प्राण सूख जाना, अंग अंग टूटना, या इसमें से कुछ नहीं। तो क्या है, कुएं में विशाल सांप को देखकर लेखक के हाथ पांव फूल गए, अर्थात वो बहुत ज्यादा डर गया। फिर है, बड़े भाई साहब डैश बात ही एक कक्षा में दूसरी कक्षा में जा सके, अब कैसे जा सके, खाक छानना, जान पर खेलना, प्राणांत तक परिश्रम करना, या एड़ी चोटी का जोर लगाना। तो क्या हुआ, बड़े भाई साहब एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद ही एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा सके, अर्थात बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा पाए। तीसरा है, सड़क पर गाड़ी तेज चलाने का मतलब है डैश कब दुर्घटना हो जाए भरोसा नहीं। तो क्या होगा, सड़क पर, इसमें ऑप्शन है घड़ों पानी पड़ना, सिर पर तलवार लटकना, आकाश में तारे तोड़ना, अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मारना। तो अब क्या होगा, सड़क पर गाड़ी तेज चलाने का मतलब है अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मारना, कब दुर्घटना हो जाए भरोसा नहीं, मतलब कोई ऐसी गलती करना जिसके कारण खुद ही हमें तकलीफ हो, पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसे कार्य यानी कि जिससे हमें खुद को तकलीफ हो। प्रश्न संख्या 4 है, वह रात दिन डैश रहता है परंतु उसके लिए कभी परिश्रम नहीं करता। अब क्या है यहाँ ऑप्शन, आवाज उठाना, आकाश पाताल एक करना, सपनों के महल बनाना, टांग अड़ाना। तो यहाँ क्या होगा, वह रात दिन सपनों के महल बनाता रहता है परंतु उसके लिए कभी परिश्रम नहीं करता है, तो सही ऑप्शन गा है। नंबर 5 है, सच्चे सूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की डैश हैं, क्या कर देते हैं, बाजी लगा देते हैं, जान लगा देते हैं, ताकत लगा देते हैं, आहुति लगा देते हैं। तो इसमें सही मुहावरा क्या है, प्राणों की बाजी लगा देते हैं, अर्थात सच्चे शूरवीर देश की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा देते हैं। नेक्स्ट है, गरीब माँ बाप अपना डैश बच्चों को पढ़ाते हैं और वे चिंता नहीं करते। अब क्या है, गरीब, अब इसमें है गला काट कर, पेट काट के, खून बहाकर, मन लगाकर। तो सही क्या है, गरीब माँ बाप अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाते हैं और वे चिंता नहीं करते, वे मतलब बच्चे चिंता नहीं करते। तो सही क्या है, पेट काट कर। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारे व्याकरण आधारित जितने प्रश्न थे वो यहाँ खत्म हो गए। अब आता है हमारे पास प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 पे हमारे पास क्या दिया है, हमारी पुस्तक जो स्पर्श है उसके काव्य खंड में जितने भी चैप्टर हैं उसमें से किसी एक कविता के कुछ पद या कुछ पंक्तियों को यहाँ निकाल के रखा गया है और फिर इस पे आधारित प्रश्नों को पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछे गए हैं 5 प्रश्न और पाँचों ही प्रश्न के हमें उत्तर देने हैं, ये होंगे हमारे 5 मार्क्स के। तो क्या दिया है, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं,
दयालु दीन बिंदु से बड़े विशाल हाथ हैं, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्यता कविता से ये रखा गया है कि लोग जो है ना सोचते हैं कि हम अब बहुत अपने आप को बहुत अहंकारी समझ लेते हैं ना, दिया ना, मनांद तुच्छ वित्त में सनाद जान आपको करो न गर्व चित्त में। तुम ये मत समझो कि तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम इस चीज़ के लिए गर्व करो। इस पूरी सृष्टि में कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि दयालु बिंदु दीज मतलब कि त्रिलोकनाथ हमारे साथ है, यानी कि ईश्वर हमारे साथ में ये हैं। अब आते हैं इस पे आधारित प्रश्न को। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने क्या प्रेरणा दी है। अब ये पूरा पद्यांश जो हमने पढ़ा इसमें वो कवि हमें प्रेरणा क्या दे रहे हैं। ईश्वर का स्मरण करने की, धन के उन्माद में अहंकारी ना होने की, संघर्षों से ना घबराने की, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की। तो यहाँ सही क्या है, वो है आपका धन के उन्माद में अहंकारी ना होने की बात वो कह रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, पद्यांश के अनुसार हमें किस बात पर गर्व नहीं करना चाहिए। हमें किस बात पर गर्व नहीं करना चाहिए। हम धनी हैं, हम सनाथ हैं, हम अपने आप में पूर्ण हैं, हम उन्नति के लिए सक्षम हैं। तो हमें गर्व नहीं करना चाहिए कि हम जो हैं वो सनाथ हैं। क्यों? क्योंकि इस पूरी पृथ्वी में सभी सनाथ हैं, क्योंकि सभी के जो पिता हैं वो कौन है, ईश्वर हैं। कवि ने अति भाग्यहीन किसे कहा है? जो डरता रहता है, जो मदांध में है, जो धैर्य नहीं रखता, जो उच्चता का भाव रखता है। तो यहाँ पर जो बहुत ही भाग्यहीन है वो क्या है, जो धैर्य नहीं रखता है। हमें हमेशा हर चीज़ के लिए धैर्य रखना है। हमें हर चीज़ प्राप्त होगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमको प्राप्त ना हो, सभी कुछ हमको प्राप्त होगा। बस उसके लिए हमें क्या रखना है, धीरज रखना है। पद्यांश के आधार पर बताइए कि यहाँ कोई अनाथ क्यों नहीं है। यहाँ पर बताया गया ना कि यहाँ जो है लोग अनाथ नहीं है, कोई भी अनाथ नहीं है। तो क्यों नहीं है ये बताना है। क्योंकि समाज सबका ध्यान रखता है, क्योंकि सबको वो परिवार का सहारा है, क्योंकि ईश्वर सबके साथ है, क्योंकि हमें अपने परिश्रम पर विश्वास है। तो यहाँ पर अनाथ इसलिए नहीं है क्योंकि सभी जो है, क्योंकि समाज सबका ध्यान रखता है। हम जितने भी समाज में जितने भी लोग रहते हैं वो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, तभी तो मनुष्य कहलाते हैं। अब ईश्वर खुद तो आके हमारा ध्यान नहीं रखेंगे ना, वो भी किसी को जरिया बनाएंगे। तो ये आसपास समाज में जितने लोग रहते हैं वो ही हमारा ध्यान रख लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। अब हमें इन वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और नीचे जो लिखा है उसके हिसाब से इसको टिक करना है। क्या दिया है, जब हमारी मृत्यु होती है तब हमारा मरना और जीना बेकार होता है। जब हमारी सुमृत्यु होती है तो मरना और जीना बेकार होता है, नहीं, ये गलत है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, ये तो सही है। आगे बढ़ते हैं, जब हम निर्धन रह जाते हैं तब हमारा मरना बेकार होता है, नहीं। जब हम असहाय हो जाते हैं तब हमारा जीना बेकार हो जाता है, ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पर सही सिर्फ एक है, वो है नंबर 2, यानी कि सिर्फ खा हमारा यहाँ पर सही आएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 में। प्रश्न संख्या 8 में हमारे काव्य खंड के जितने भी पाठ हैं उनमें से हमारे सामने 2 प्रश्न रखे गए हैं और दोनों ही प्रश्नों को हमको यहाँ करना है। क्या दिया है, प्रकृति अपना वेश पल पल क्यों बदल रही है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। क्यों वो हर पल अपने वेश को बदल रही है, कारण क्या, गर्मी के कारण, सूरज के कारण, आकाश में छाए बादलों के कारण या पर्वतों के कारण। तो कारण क्या था, वो था हमारा आकाश में छाए बादलों के कारण। बादल कभी आते हैं, कभी जो है वो बादलों पहाड़ों को ढक लेते हैं, कभी पेड़ों को ढक लेते हैं, कभी धूप हो जाती है, कभी छांव हो जाती है। तो इस तरीके से हर पल उनका रूप बदलता रहता है। नेक्स्ट है, विरासत में मिली वस्तुओं को संभाल क्यों की जाती है। तो ये प्रश्न पूछा गया है तोप कविता से। हम क्यों विरासत में मिली वस्तुओं की बहुत ही ज़्यादा देखभाल करते हैं, कारण क्या है, पूर्वजों की याद दिलाती हैं ये सारी चीज़ें, पूर्वजों का आशीर्वाद होती हैं, पूर्वजों के जीवन के बारे में बताती हैं। तो हम यहाँ बोलेंगे ये सभी चीज़ें हैं, तो हम इनका संभाल इन सभी कारणों से करते हैं। अब आ गए प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 में हमारे स्पर्श पुस्तक की जो गद्य खंड है उसमें से किसी भी पाठ का एक गद्यांश रखा जाएगा, उसे हमें यहाँ पढ़ना है और उसको पढ़कर उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये हमारे 5 मार्क्स के रहेंगे, 1 मार्क्स ईच।
क्या दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। गद्यांश क्या है, मेरी माँ कहती थी सूरज ढले आंगन के पेड़ों के पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जब जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद को अजीज हैं। उन्हें अपनी मज़ार के नीले गुम्मद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वो मुल्ला जी से पहले मोहल्ले को अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। तो अब ये जो हमारा ये है, जो गद्यांश आया, ये कौन से चैप्टर का है, अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले में। तो यहाँ पर दिखाया गया कि लेखक की माँ जो है उन्हें क्या सीखे दिया करती थी प्रकृति के बारे में, क्योंकि ये प्रकृति हमेशा हमारे लिए रही है, तो हमें भी इसको उतनी ही इज्जत और सम्मान देना चाहिए। ये चीज़ उन्होंने हमको बताई है। अब इस पे आधारित प्रश्न है, लेखक की माँ सूर्य अस्त होने पर क्या करने को मना करती थी, क्या करने को मना करती थी, दिया पत्ती करने को, फूल तोड़ने को, खाना खाने को, या पेड़ के पत्ते तोड़ने को। तो सूर्यास्त के बाद क्या चीज़ करने को मना करती थी, वो होता था आपका पेड़ के पत्ते तोड़ना। मतलब जैसे सूर्यास्त हो गया अब उसके बाद आप पेड़ सो जाते हैं, इसलिए उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर पेड़ के पत्ते हम तोड़ेंगे तो वो रोएंगे। कबूतरों को अपनी मज़ार के नीले गुम्मद पर घोंसला बनाने की अनुमति किसने दी थी, किसने दी थी, वो थे हमारे हजरत मोहम्मद ने। किसने दी थी, हजरत मोहम्मद ने। फिर आते हैं, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यान पूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब हमारे पास एक कथन है, एक कारण है, हमें इसको पढ़ना है और बताना है क्या कथन सही है। अगर कथन सही है तो कारण आर क्या उसको सही से डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो क्या दिया है, हजरत मोहम्मद का प्रिय कबूतर है, ये तो बिल्कुल सही है। फिर क्या है, क्योंकि कबूतर पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कारण आर गलत है। तो यहाँ कथन ए सही है, कारण आर गलत है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कथन ए सही है और कारण आर गलत है, यानी कि खा हमारा एकदम सही होगा। अब आते हैं नंबर 4 पे, माँ ने मुर्गे को परेशान ना करने के लिए क्यों कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि वो सुबह हमको तड़के बहुत जल्दी उठाते हैं, अजान से पहले ही हमको उठा देते हैं। तो क्या है यहाँ पर, क्योंकि मुल्ला जी से पहले अजान देकर सबको सवेरे जगाता है, इसलिए हमें मुर्गे को परेशान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर घा सही है। नंबर 5 है, माँ ने लेखक को दरिया पर जाकर क्या करने को कहा। जब वो दरिया पे पहुंचे तो क्या करें, उन्होंने जो है आप क्या कहते हैं सलाम करने के लिए बोला था। तो सही क्या है, खा हमारा सलाम करने के लिए बोला था। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 में। प्रश्न संख्या 10 में हमारे पास क्या दिए गए, हमारे गद्य खंड के जितने भी चैप्टर हैं उनमें से सिर्फ 2 प्रश्न हमारे सामने रखे गए हैं, बहुविकल्पीय। इन दोनों को ही हमें करना है, ये हमारे 2 मार्क्स के रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में समाज के किस वर्ग को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी है। तो प्रेमचंद जी की जितनी भी रचनाएं हैं, जितनी भी हम रचनाएं, सिर्फ एक रचना की बात नहीं कर रहे, समाज के किस वर्ग को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य की रचना, कैसे वर्ग को वो प्रमुख पात्र बनाते हैं। देखिए, समाज के निर्धन वर्ग का शोषण करने वाले धनिक को, धनिक उनके जो हैं वो पात्र रहते हैं, नहीं, ये गलत है। समाज में साधारण जीवन वाले मध्यम वर्ग को, नहीं। विद्वानों और धर्मगुरुओं को, बिल्कुल भी नहीं। जीवन में प्रताड़ना, शोषण और लांछन के शिकार निर्धन और उपेक्षित वर्ग को। तो ये हमारा चौथा वाला एकदम सही है। जो लोग समाज से कहीं ना कहीं प्रताड़ित होते हैं, किसी के सताए हुए होते हैं, कोई उन पर गलत लांछन लगा देता है, इस तरीके के लोग जो हैं हमेशा प्रेमचंद की रचनाओं में प्रमुख पात्र रहते हैं। जैसे हम लोगों ने जो है कई चैप्टर ऐसे पढ़े हैं, उनमें हमेशा ऐसा रहता है। जैसे हामिद खां पढ़ा था, हामिद खां में भी ऐसे ही था ना, तो उस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, चौथा खाली सही है, तो यहाँ पर हमारा घा एकदम सही होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2। तीसरी कसम फिल्म को कौन से पुरस्कार मिले। अब तीसरी कसम फिल्म जो थी उसको कई पुरस्कार मिले थे। कौन कौन से पुरस्कार हमें बताने हैं। राष्ट्रपति से स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म बांग्ला फिल्म एसोसिएशन जर्नलिस्ट से प्राप्त हुआ था, बिल्कुल सही है। मॉस्को फिल्म फेस्टिवल से भी प्राप्त हुआ था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, उपर्युक्त सभी इनको प्राप्त हुए थे। अब आ जाते हैं हम अपने खंड बा पे। खंड बा पर हमारे पास टोटल वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। ये हमारी दोनों पाठ्य पुस्तक से पूछे गए हैं, यानी कि स्पर्श और संचयन से।
तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न आ रहा है हमारा खंड बा का और प्रश्न पत्र का 11वां प्रश्न है, वो क्या पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में हमको देने हैं। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले हमारे स्पर्श बुक का जो गद्य खंड है उसमें से हमारे पास में क्या आया है, उसमें से हमारे पास जो है 3 प्रश्न आए हैं, सिर्फ हमें 2 प्रश्न के उत्तर यहाँ देने हैं। एक प्रश्न हमारा रहेगा 3 मार्क्स का। क्लियर हो गया? तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पहला प्रश्न। बड़े भाई साहब के व्यक्तित्व की विशेषताओं पर सोधारण प्रकाश डालिए। बड़े भाई साहब जी की जो पर्सनालिटी है, उनकी जो विशेषताएं हैं, जो खामियां हैं, हमें वो सभी चीज़ें यहाँ पर बतानी हैं। तो हमने देखा था कि वो काफ़ी जो है स्ट्रिक्ट मिजाज थे, छोटे भाई पे पूरी कड़ी निगाह रखते थे, रिस्पॉन्सिबल भी थे, है ना। तो सारी चीज़ें, तो यहाँ पर देखिए क्या है, बड़े भाई साहब के व्यक्तित्व की विशेषताओं में छोटे भाई के प्रति उनकी निगरानी के दायित्व का बोध था, मतलब हमेशा छोटे भाई की निगरानी करते रहते थे। वे अध्ययनशील तथा समय के पाबंद थे। कठोर स्वभाव होने के साथ साथ वह समझाने तथा उपदेश की कला में भी निपुण थे, मतलब वो अब समझाते भी थे तो उपदेश भी बहुत ज़्यादा देते थे। अहंकार रहित, अनुभवी, आयु के अनुसार समझदार, छोटे भाई के हितैषी के रूप में आदर्श प्रस्तुत करने की विशेषता भी बड़े भाई साहब में दिखाई देती है कि वो छोटे भाई बड़े थे तो भाई रिस्पॉन्सिबल होता है ना कि छोटे भाई की केयर करनी है, तो हमेशा उसको अच्छी चीज़ करने के लिए प्रेरणा देते रहते थे। समझदार भी थे, अपने आयु के अनुसार काफ़ी समझदार थे वो। वह अपने छोटे भाई के सामने कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहते थे जिससे उनके भाई को गलत शिक्षा मिले या गलत रास्ता दिखे। वे उसे एक आदर्श नागरिक के रूप में देखना चाहते थे कि मतलब वो एक अच्छा नागरिक बने। दूसरा प्रश्न है, तातारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया? वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में करिए। जब वो बहुत ज़्यादा थक गया था तो वो कहाँ गया था? समुद्र किनारे गया था। अब वहाँ का प्राकृतिक दृश्य क्या था? सूर्यास्त हो रहा था, हल्की हल्की धीमी धीमी मध्यम मध्यम हवा बह रही थी, ठंडी ठंडी, और जो है वो लहरों की धीरे धीरे आवाज़ आ रही थी, पक्षी जो हैं वो अपने घोंसलों को लौट रहे थे, सभी कुछ जो था उसको आप यहाँ लिखेंगे। तातारा खूब परिश्रम करने के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल गया। सूर्यास्त का समय था, वहां का प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा ही लुभावना था। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थीं। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटें धीरे धीरे क्षीर्ण होने को थीं। समुद्री बालू पर रंग बिरंगी किरणें फैली हुई थी। लहरों का संगीत समुद्र के किनारे सुनाई दे रहा था। तातारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को निहार रहा था। तो किस तरीके से पूरा जो सायंकाल का समय था वो हो रहा था, घटित हो रहा था, वो सभी यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी, उदाहरण सहित इस बात की पुष्टि कीजिए। तो ये चीज तो हम देखते हैं, ठीक है ना, कि इतनी बड़ी दमनकारी जो शासन व्यवस्था थी अंग्रेज़ों, उनके खिलाफ बहुत बड़ी जनसंख्या उन्होंने खड़ी कर दी थी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने सिद्धांतों के बल पे। तो ये हम बोल सकते हैं कि उनके अंदर जो है नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। तो कैसे लिखेंगे? गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। वे अपने कार्यों में कभी भी आदर्शों को हावी नहीं होने देते थे। उन्होंने अपने सभी कार्यों को व्यवहारिकता के स्तर पर लाकर आदर्श रूप में क्रियान्वित किया है। इसीलिए अंग्रेजों की दमनकारी नीति के होते हुए भी उनके सभी आंदोलन, सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो, दांडी मार्च आदि अप्रत्याशित रूप से सफल हुए। तो ये मतलब कि इतना ज़्यादा अंग्रेजों ने रोकने की कोशिश करी, मगर उनके द्वारा चलाए गए सभी आंदोलन बहुत ही सफलता से पूरे होते थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा जैसे आदर्शों को अंग्रेजों के विरुद्ध अपना हथियार बनाया और इन्हीं सिद्धांतों पर चलकर उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी। उनके महान नेतृत्व को लाखों भारतीयों ने गर्व से स्वीकार कर अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो किस तरीके से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गांधी जी ने अपने आदर्शों को, मतलब आदर्शों को व्यवहार में मिलाकर उसे हमेशा पालन किया। इसलिए लोगों ने उनको अपना आइडल मान के और उनकी बातों को जो है हमेशा मानकर उनका साथ दिया। प्रश्न संख्या 12 है। प्रश्न संख्या 12 में हमारे पास हमारे जो काव्य खंड है स्पर्श बुक का, उसमें से 3 प्रश्न रखे गए हैं। 2 प्रश्न करने हैं, वो भी 60 शब्दों में हमको देने हैं, और यहाँ पर एक प्रश्न रहेगा 3 मार्क्स का। तो देखिए क्या है,
मीराबाई की भाषा शैली किस प्रकार की है? अब मीराबाई की भाषा शैली किस प्रकार की है हमें ये बताना है। तो यहाँ पर एक तरीके से उनका जो भी काव्यगत विशेषताएं हैं उनको हमें यहाँ निकाल कर रखना है। मीराबाई की भाषा शैली भक्ति, दैन्य और माधुर्य भाव की है। अब वो भक्ति भी करती हैं, उनको दैन्य अर्थात यहाँ पर वो श्री कृष्ण का प्यार पाना चाहती हैं, सानिध्य पाना चाहती हैं, इसलिए उसमें दैन्य भाव भी दिख रहा है। और माधुर्य भाव है क्यों? क्योंकि बड़ी मधुरता के साथ सभी पदों की रचना की गई है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषाओं का मिश्रण पाया जाता है। कहीं कहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी भाषा के प्रयोग भी मिल जाते हैं। मीराबाई में अभूतपूर्व काव्य क्षमता थी। मीराबाई के पदों ने जन सामान्य को अधिक प्रभावित किया क्योंकि उन्होंने अपने मन के भावों को सीधे सरल शब्दों में व्यक्त किया है। इनके पद गेय एवं संगीतात्मक शैली से युक्त है। क्योंकि भाई देखिए, ये चीज़ आप जान लीजिए, उन्होंने जितने भी पद गाए कभी उन्होंने लिखित रूप में नहीं किए थे, वो नरोत्तम दास जी ने किए थे। तो यहाँ पर क्या है, उन्होंने जितनी भी चीज़ें गाई कभी इस मंशा से नहीं करी कि हमको इसकी रचना करनी है या हमें इसे जो है लिखित रूप में लेके आना है। वो हमेशा अपने दिल के भावों को श्री कृष्ण के सामने व्यक्त करती थी। तो उसमें जो भाव होता था वो हमेशा ऐसा होता था कि सिर्फ ईश्वर तक ही ना पहुँचे, जन सामान्य तक भी बड़ी आसानी से पहुँच जाए। तो भाषा जो है, भाषा है, शब्द है, बहुत ही सरल हुआ करते थे, सहज हुआ करते थे, तो लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आते थे। प्रश्न संख्या दूसरा है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। अब पूरी कविता हमें यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में लिखनी है कि क्या क्या परिदृश्य वहाँ पर घट रहा है, सब कुछ। किस तरीके से पेड़ बहुत उच्चाकांक्षाएं लेकर हैं, फिर बादल आ जाते हैं तो जैसे लगता है धंस गए हैं, तालाब दर्पण है उसमें से धुआं उठ रहा है, झरने बह रहे हैं तो उसमें वो पहाड़ों का गुणगान कर रहे हैं, मोतियों जैसे झड़ रहे हैं। तो सभी कुछ यहाँ पर आप जो लिखेंगे वो कविता के हिसाब से यहाँ पर शॉर्ट करके लिखना है। क्या है? पर्वत प्रदेश में पावस नामक कविता में कवि ने वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों व उनके सौंदर्य का चित्रण किया है। बहुत मतलब जितना भी वर्षा ऋतु के समय जो भी परिदृश्य बदल रहे हैं या जैसा कुछ हो रहा है उसका यहाँ पर वर्णन उन्होंने किया है। पुष्प, तालाब, झरनों और वृक्षों का मनोरम बिंब प्रस्तुत किया। बिंब का मतलब होता है यहाँ पर कि किसी भी जो भी चीज़ है उनको ऐसा लिखा जाए ताकि उन्हें हम महसूस कर सकें अपने जो हमारी जो इंद्रियां होती हैं। दृश्य बिंब है, स्पर्श बिंब है, श्रव्य बिंब है। जैसे झरनों का गिरना जो है वो सिर्फ सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या है, वो श्रव्य बिंब में आता है ना। शाल के वृक्ष ऐसे लगते हैं मानो जमीन में धंस गए हों। तेज मूसलाधार वर्षा के कारण सारा दृश्य ओझल हो जाता है, केवल झरनों का स्वर आता सुनाई देता है। तालाब से उठता कोहरा देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तालाब में आग लग जाने से उसमें से धुआं उठ रहा है। कभी बादलों के छा जाने पर पर्वत बादल रूपी पंख लगाकर उड़ते जान पड़ते हैं। ये सभी नज़ारे अद्भुत लगते हैं। तो यहाँ पर जो जो परिदृश्य हुआ है उसे आप यहाँ पर शॉर्ट में करके लिखेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, कर चले हम फिदा कविता में किस प्रकार की मृत्यु को अच्छा कहा गया है और क्यों? इसमें कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो किस तरह की मृत्यु है जो अपने देश की रक्षा, उसके सम्मान के लिए हम कर दें, वही हम मृत्यु जो है वो अच्छी मृत्यु यानी कि सुमृत्यु मानी जाती है। तो जैसे यह हमारा जो गीत है कर चले हम फिदा, तो इसमें सीधे सीधे बताया है कि एक सैनिक मरते समय इस गीत को गा रहा है और मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। तो मृत्यु कैसी उसकी हो रही है? वो अपने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान उसने दे दी है। तो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, मतलब हम तो अब मर के जा रहे हैं, अब दूसरे आगे आने वाली कौम के हवाले हम इस वतन को करके जा रहे हैं। कर चले हम फिदा कविता में उन सैनिकों की मृत्यु को अच्छा कहा गया है जो देश की रक्षा करते हुए युद्ध भूमि में अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं परंतु देश पर आंच नहीं आने देते। इससे कवि यह संदेश देना चाहता है कि जब देश पर कोई विदेशी आक्रमणकारी चढ़ आए तब हमें जी जान लगाकर देश की रक्षा करनी चाहिए। युद्ध में चाहे कितने भी संकट आए, मौत सामने आ जाए, तो भी हमें बलिदान देने से पीछे नहीं हटना चाहिए और हमारे अंदर देश के लिए समर्पण और बलिदान की भावना होनी चाहिए। तो हमारा देश हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए क्योंकि वो ही हमारे लिए उत्तम होता है। हमारी मातृभूमि हमारे माँ के समान होती है। उस पर अगर कहीं कोई आंच आती है तो हमें उसके लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटना चाहिए।
प्रश्न संख्या 13 है। प्रश्न संख्या 13 में भी हमसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब 3 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 प्रश्नों को करना है और ये हमारी संचयन पुस्तक से लिया गया है। ये भी 3 मार्क्स का एक प्रश्न रहेगा और इसमें जो है 2 प्रश्न करने हैं तो 6 मार्क्स का हो जाएगा। तो 60 शब्दों में करना है, ये ध्यान रखिएगा। 60 शब्दों का मतलब आप अभी तक समझ चुके होंगे कि कैसे कैसे इनको हमें काउंट करना है, क्या करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, हरिहर काका के साथ उनके भाइयों तथा ठाकुरबाड़ी के महंत ने कैसा व्यवहार किया? क्या आप इसे उचित मानते हैं? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। अब भाई हो या ठाकुरबाड़ी के महंत हो, दोनों ने ही लालच भरा काम किया था उनकी जमीन को हथियाने के लिए। पहले तो प्यार से फुसलाया वगैरह, फिर उसके बाद मारा पीटा, धमकाया, बंदी भी बनाया, माँ जान से मारने की धमकी भी दी। दोनों ने ही ये चीज जमीन प्राप्त करने के लिए करी। अब ये अगर हम तर्क दें तो क्या ये सही था? ये बिल्कुल भी सही नहीं था, बहुत ही गलत चीज थी। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। हरिहर काका एक वृद्ध और निसंतान व्यक्ति हैं। अकेलेपन के कारण उन्होंने भाइयों के परिवार का आश्रय लिया। प्रारंभ में उनके भाई अचानक उनको आदर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे। इसकी वजह से उनकी 15 बीघे जमीन थी। इसकी वजह जो थी सुरक्षा और जो भी सम्मान प्रदान कर रहे थे, उसकी वजह क्या थी? उनकी 15 बीघे जमीन। हरिहर काका ने जब निश्चय किया कि वे अपनी जायदाद भाइयों तथा महंत किसी के नाम नहीं लिखेंगे, तब महंत ने अपने आदमियों से उन्हें उठवाकर हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंसकर जबरदस्ती कागजों पर अंगूठे के निशान लगवा लिए। पता लगने पर उनके भाई पुलिस की सहायता से बुरी हालत में उनकी जान बचाकर घर लाए। महंत ने ऐसा किया, भाई उनको बंदी बनाया, अपहरण किया और उनके जो है जबरदस्ती अंगूठे भी ले लिए। भाइयों ने भी काका की जमीन हड़पने के लिए महंत से भी विकराल रूप धारण कर यातनाएं देना शुरू कर दिया। उन्हें भूखे रखकर शारीरिक यातनाएं दी गई। उनकी पीठ, माथे और पावों पर जख्मों के निशान उभर आए थे। मतलब मार पीटना, खाना नहीं देना, सभी कुछ उन्होंने महंत से भी ज्यादा हरकत करी। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों तथा ठाकुरबाड़ी के महंत ने जो व्यवहार किया, हम उसे उचित नहीं मानते हैं, क्योंकि किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ इस तरह का क्रूर व्यवहार कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकता। इसका कारण स्पष्ट है कि समाज व परिवार में लालच व स्वार्थ की भावना बढ़ गई है, जबकि आपसी रिश्तों में स्नेह व बंधुत्व की भावना समाप्त होकर केवल संवेदन शून्यता ही रह गई है। इस प्रकार मानवीय मूल्यों का पतन अनुचित व गंभीर चिंता का विषय है। हमें तो ऐसा लगता है कि वृद्धों के प्रति इस प्रकार का क्रूर व्यवहार करने वालों को कठोर दंड अवश्य मिलना चाहिए। देखिए, जब वो बुजुर्ग होते हैं तो हमारी देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं। तो अब जब वो बुजुर्ग, जब हम छोटे होते हैं ना, तो वो हमारी कितने अच्छे से देखभाल करते हैं, और जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो वैसी ही देखभाल, सम्मान वो हमसे चाहते हैं। तो देने में हमारा कुछ भी नहीं जाता है। तो अब इसमें अगर हम लालच डाल दें तो वो बहुत ही गलत बात होती है। भाई, जो प्रॉपर्टी है, पैसा है, ये सब हाथ का मैल होता है, आज है कल नहीं है। लेकिन बुजुर्ग बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं। क्यों कीमती होते हैं? उनके आशीर्वाद से हम ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जिसका लालच हम दिखा रहे हैं ना, उससे 4 गुना वो जो आशीर्वाद और प्यार देंगे, उससे 4 गुना हम प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आजकल के समाज में ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, बुजुर्गों की देखभाल नहीं करना, ये बहुत ही गलत बात होती है। उनके साथ किसी भी तरह की हिंसा भी नहीं करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न आता है हमारे पास, सपनों के ऐसे दिन पाठ में पीटी सर की किन चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख किया गया है? वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में स्वीकृत मान्यताओं और पाठ में वर्णित युक्तियों के संबंध में अपने विचार जीवन मूल्यों की दृष्टि में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है? पीटी सर की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उन्हें हमें बताना है। फिर इनमें जो जीवन मूल्य उभर के आते हैं उन पर हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो पीटी सर की विशेषताओं को हमने अलग अलग जो है पॉइंट, हेडिंग्स डाल के डिस्क्राइब किया है। पहला क्या है देखिए, पीटी सर की चारित्रिक विशेषताएं, रौबदार व्यक्तित्व था। ये तो बात सही थी, सभी बच्चे उनसे डरते थे। पीटी सर का व्यक्तित्व बहुत रौबदार था। वे स्कूल के समय में कभी भी मुस्कुराते नहीं थे। माता के दागों से भरा चेहरा तथा बाज ही तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट, सभी कुछ रौबदार व भयभीत कर देने वाला था। तो माता के दागों का मतलब वो जो चेचक निकल आती है, जिन्हें हम चिकन पॉक्स कहते हैं, उसकी वजह से दाग जो पड़ जाते हैं, वैसा उनका चेहरा था, उनके पहनावा, वो सभी जो है बहुत ही रौबदार व्यक्तित्व उनका व्यक्त करता था।
दूसरा था कठोर अनुशासन प्रिय थे वो। पीटी मास्टर बहुत कठोर थे, वह छात्रों को अनुशासन में लाने के लिए बहुत कठोर और क्रूर दंड दिया करते थे। छात्रों को घुड़की देना, डुट्ठे मारना, डुट्ठे मतलब अच्छे से पीठ पे मारना, उन पर बाज की तरह झपटना, उनकी खाल खींचना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। तो इस तरीके से वो अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। अगर कोई भी बच्चा अनुशासन के खिलाफ जाता था तो इस तरह के वो एक्शन लेते थे। स्वाभिमानी, पीटी मास्टर का सिद्धांत है कि लड़कों को डांट डपट कर रखा जाए, इसीलिए चौथी कक्षा के बच्चों को मुर्गा बनाकर कष्ट देना उन्हें अनुचित नहीं लगता था। अतः जब हेड मास्टर उन्हें कठोर दंड देने पर मुअत्तल कर देते हैं तो वह गिड़गिड़ाते नहीं जाते। मतलब जब उन्हें निकाल देते हैं इस दंड के लिए तो कभी भी वो रिक्वेस्ट नहीं करते, नहीं सर हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। स्वाभिमानी व्यक्ति थे, वो तुरंत ही जॉब छोड़कर चले जाते हैं। बाहर से कठोर किंतु कोमल हृदय, बाहर से बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग, जैसे नारियल होता है बाहर से बहुत ही कठोर लेकिन अंदर से सॉफ्ट होता है, उस तरीके से पीटी सर बाहर से कठोर किंतु हृदय से कोमल थे। उन्होंने घर में तोते पाल रखे थे। जब उनको स्कूल से मुअत्तल किया गया तब वे अपने तोते से बात करते और उन्हें भीगे हुए बादाम खिलाते थे। स्काउट परेड अच्छी करने पर छात्रों को शाबाशी भी देते थे। ऐसा नहीं था कि वो हमेशा गुस्से में रहते थे, जब कभी कोई अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशिएट भी करते थे। मेरे विचार से शारीरिक दंड पर रोक लगाना बहुत आवश्यक कदम है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में शारीरिक दंड को स्वीकृत मान्यता नहीं है। शिक्षकों को छात्र को पीटने का अधिकार नहीं है। तो वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली में ये सारी चीजें हैं जो पहले हुआ करती थी पर अब नहीं है। तीसरा प्रश्न है, टोपी और इफ़न अलग अलग धर्म और जाति से संबंध रखते थे पर दोनों एक अटूट रिश्ते में बंधे थे। इस कथन के आलोक में टोपी शुक्ला कहानी पर विचार कीजिए। टोपी और इफ़न दोनों ही अलग अलग धर्म के थे, अलग अलग जो परिवार थे उनमें से थे, लेकिन उन दोनों की दोस्ती जो है इस धर्म जाति से कहीं परे थी। ये चीज़ थी ना। और ये रिश्ता कैसा था? रिश्ता था दोस्ती का। टोपी इफ़न की दादी से भी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर क्या था? प्रेम था, विश्वास था, स्नेह था, अपनापन था। यहाँ पर कहीं पे भी जाति और धर्म इन रिश्तों के बीच में नहीं था। राही मासूम रजा की कहानी टोपी शुक्ला में इफ़न व टोपी जिगरी दोस्त हैं। टोपी और इफ़न अलग अलग जाति और मजहब के हैं। धर्म, भाषा, पारिवारिक वातावरण, रहन सहन आदि में पूर्णता भिन्न होते हुए भी दोनों गहरे मित्र थे। दोनों अटूट रिश्ते में बंधे थे। यह रिश्ता आंतरिक था, बाह्य नहीं, मतलब दिल से बना हुआ था, यह बाहरी तौर पर नहीं था। प्यार का बंधन किसी जाति और धर्म को नहीं मानता। जब दिल से दिल मिलता है तो जाति और धर्म बेमानी हो जाते हैं। दोनों आजाद प्रवृत्ति के हैं। अलग अलग धर्म के होने पर भी दोनों में आत्मीयता है। दोनों एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि दोनों अलग अलग जाति के हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा आत्मीय रिश्ता करते हैं और एक दूसरे के धर्म का सम्मान भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब तुम दूसरे उसके हो तो हम बेइज्जती करें, ऐसा कुछ नहीं। तो ये हमें इन दोनों के रिश्ते में देखने को मिलता है। सुख दुख में सहभागी होते थे तथा एक दूसरे के मनोभावों को समझते हैं। यानी कि उनका कोई भी दुख हो, तकलीफ हो, जैसे दादी का देहांत हुआ इफ़न की दादी का, तो दोनों आपस में बैठकर किस तरीके से अपने दुखों को बांट रहे थे। कोई खुशी हो तो भी बांटते थे, अपने मन की जो बातें होती थी वो भी, जैसे टोपी ने बोला था कि हम दोनों अपनी एक दादी बदल लेते हैं, तो मन में जो बातें आती थी वो भी वो एक दूसरे से शेयर करते थे। इस प्रकार से दोनों धार्मिक सद्भावना के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। दोनों का विचार है कि प्रेम जात पात, रहन सहन, हैसियत और रीति रिवाज के आड़े नहीं आने देता। तो हमारे बीच का जो अगर प्यार होगा वो अगर सच्चा है तो धर्म, जात पात, पैसा वगैरह कोई कहीं कुछ मायने नहीं रखता है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। प्रश्न संख्या 14 से लेकर हमारे पास 18 तक हमारा लेखन कार्य है। लेखन कार्य में अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, ईमेल लेखन, आपका लघु कथा लेखन, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहला जो हमारे पास लेखन कार्य का प्रश्न आ रहा है और प्रश्न पत्र का 14वां प्रश्न, वो है हमारा अनुच्छेद लेखन। ये अनुच्छेद लेखन आपको करना है 80 to 100 वर्ड्स के बीच में, ज़्यादा लंबा नहीं करना है। ध्यान रखना है कि 3 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से सिर्फ हमें एक ऑप्शन यहाँ पर करना है। 3 ऑप्शंस में से सिर्फ एक ऑप्शन हमें लेना है। कोई एक अनुच्छेद हमें यहाँ लिखना है और ये हमारा होगा 5 मार्क्स का।
ठीक है। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखना है कि जो संकेत बिंदु दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर आपको लिखना है। इससे कुछ नहीं, देखिए जो टॉपिक दिया है आप उसमें अपने मन से लिखें, ये नहीं करना है। तो जो संकेत बिंदु हैं उसी के आधार पर आपको लिखना है। क्या दिया है? स्वच्छता आंदोलन। अब इसमें क्या चीज़ दी गई है, क्यों ज़रूरी है, बदलाव क्या हुआ है इससे, और हमारा उत्तरदायित्व क्या है। इस स्वच्छता आंदोलन को हमें इन 3 पॉइंट्स में बताना है। तो शुरू करते हैं। तो जो भी अनुच्छेद आप लिखना शुरू करेंगे उसे मिडिल टॉप हेडिंग में दे देंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन हैं। तो चाहे जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा वो भी तो उसको भी तो पता होना चाहिए कि आपने कौन सा अनुच्छेद लिखा है, इसलिए मिडिल टॉप हेडिंग में आपको वो अनुच्छेद की हेडिंग डालना ज़रूरी है। स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रीय स्वच्छता मुहिम है जो भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। यह एक बड़ा आंदोलन है जिसके तहत भारत को पूर्णतः स्वच्छ बनाना है। इसमें स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए महात्मा गांधी के भारत के सपने को आगे बढ़ाया गया है। इस मिशन को 2 अक्टूबर 2014 को बापू के 145वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आरंभ किया गया। 2 अक्टूबर 2019 बापू के 150वें जन्म दिवस तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया कि जब इतने साल में उनका 5 साल में उनका 150वां जब बर्थडे होगा तब तक इसे हम पूरा कर लेंगे। स्वच्छ भारत का सपना महात्मा गांधी के द्वारा देखा गया था, जिसके संदर्भ में महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी है। स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रव्यापी सफाई अभियान के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई मुहिम है। यह अभियान स्वच्छ भारत की कल्पना की दृष्टि से लागू किया गया है। कारण क्या है? हमारे पूरे भारत को स्वच्छ करना, क्योंकि देखिए स्वच्छता रहेगी तो बीमारियां नहीं पनपेंगी, बीमारियां नहीं होंगी, हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा काम अच्छा होगा तो देश प्रगति करेगा, हम प्रगति करेंगे देश प्रगति करेगा। तो एक चीज से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। भारत को एक स्वच्छ देश बनाना महात्मा गांधी का सपना था। इस मिशन का उद्देश्य सफाई व्यवस्था की समस्या का समाधान निकालना, साथ ही सभी को स्वच्छता की सुविधा के निर्माण द्वारा पूरे भारत में बेहतर मल प्रबंधन करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति तक भारत में इस मिशन की कार्यवाही निरंतर चलती रहनी चाहिए। मतलब जब तक हम इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेते स्वच्छ भारत को, तब तक ये अभियान लगातार चलते रहना चाहिए। भौतिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक कल्याण के लिए भारत के लोगों में इसका एहसास होना बहुत आवश्यक है। यह नहीं कि यह सही मायनों में भारत की सामाजिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए है, जो हर तरफ स्वच्छता लाने से शुरू किया जा सकता है। नगर निगम के कचरे का पुनर्चक्रण और दोबारा इस्तेमाल, सुरक्षित समापन, वैज्ञानिक तरीके से मल प्रबंधन को लागू करना मुख्य उद्देश्य है। तो जो हमारा कचरा एकत्र होता है उसे सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम उसको सही जगह पर डालें, उसको डिस्पोज ऑफ करने का भी सही तरीका होना चाहिए। खुद के स्वास्थ्य के प्रति भारत के लोगों की सोच और स्वभाव में परिवर्तन लाना और स्वास्थ्य हेतु साफ सफाई की प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है। देखिए यहाँ पर जब तक हम नहीं समझेंगे कि सफाई क्यों जरूरी है, तब तक हम सफाई के महत्व को नहीं जान पाएंगे। तो सबसे पहले क्यों जरूरी है? हमारा स्वस्थ रहने के लिए सफाई जरूरी है। जब हम ये मोटिव जान जाएंगे कि हमको हेल्दी रहना है इसके लिए, तो ये बात हमें भारत के हर एक व्यक्ति को समझाना है। जब वो ये चीज को समझ जाएगा तो वो स्वच्छता को बनाए रखेगा। दूसरा हमारे पास में अनुच्छेद है अनुशासन का महत्व अथवा कैसा शासन बिन अनुशासन। तो यहाँ पर 2 हमारे पास टॉपिक दिए गए हैं। अनुशासन का महत्व ये हमारा पहला है और दूसरा हमारा टॉपिक है कैसा शासन बिन अनुशासन। तो ये इन दोनों में से कोई भी आपका पूछा जाए आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए संकेत बिंदु दिया गया है अनुशासन व शासन में संबंध, अनुशासन की आवश्यकता, देश की वर्तमान स्थिति, अनुशासनहीनता के कारण और समाधान। तो अनुशासन और शासन तो आप समझते हैं, डिसिप्लिन एंड आपका जो राज्य किया जाता है शासन, वो। तो ये चीजें आपको पहले यहाँ पर समझानी है सभी के द्वारा चीजों को, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके अंदर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले मिडिल टॉप हेडिंग डाल देंगे जो भी आपका टॉपिक दिया रहेगा। शासन और अनुशासन दोनों में अटूट संबंध है। शासन अनुशासन को बनाने की एक व्यवस्था का ही नाम है। अब शासन अगर आपको स्थापित करना है, अगर उसमें अनुशासन नहीं होगा तो शासन ठीक से चल नहीं सकता।
मानव जीवन को चलाने के लिए ही शासन व्यवस्था की जरूरत होती है। अनुशासन बनाने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी शासकों की होती है, यानी कि जो शासक राज्य कर रहा है। जिस देश का शासक स्वयं अनुशासित होता है, वहां का शासन ही नहीं अपितु पूरा जनजीवन अनुशासित हो जाता है। मतलब हमारा राजा अगर अनुशासित है तो हम उसको देखकर प्रेरणा प्राप्त कर अपने आप अनुशासित हो जाते हैं। जनता सदैव अपने शासक का आचरण देखती है। यदि शासक स्वयं भोगी और अनुशासनहीन है तो वह किसी भी प्रकार जनता और राज्य को अनुशासित नहीं रख सकता है। परिणाम स्वरूप वह राष्ट्र पतन की ओर शीघ्र अग्रसित हो जाएगा। इसके विपरीत दृढ़ चरित्र और अनुशासित शासक जनता के प्रेरक और मार्गदर्शक का काम करता है और अपने राष्ट्र और जनता को विकास के पथ पर ले जाता है। तो सबसे पहले जरूरी है शासक का अनुशासित होना। तो उसको देखकर सभी लोग जो है अनुशासित होते हैं कि हमारा शासक इतना अच्छा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी करेंगे। दुर्भाग्य से आज स्थिति यह है कि शासन करने वाले लोग अपने आप को सभी नियमों के ऊपर समझते हैं। वे अनुशासन का पालन करने में अपना अपमान समझते हैं। वे अपनी मनमानी कर रहे हैं और स्वयं को नियम निर्माता मानते हैं कि जब नियम हमने बनाए हैं तो वो नियम हम पे लागू नहीं होते, हम मेरा मन है हम करें चाहे ना करें। आज नेताओं, सरकारी अधिकारियों और न्याय व्यवस्था में ऐसी साठगांठ हो चुकी है कि किसी राजनेता को दंड नहीं मिलता। आज जनता का प्रशासन और सरकारी तंत्र से विश्वास उठ चुका है। सच तो यह है कि अनुशासनहीनता के लिए सरकार और जनता दोनों ही जिम्मेदार हैं। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। यदि न्याय की पुनः स्थापना करनी है तो उसके लिए पहल स्वयं से करनी होगी। स्वयं को अनुशासित करके सत्ता में अनुशासित लोगों को लाना होगा। तो ये समाधान है। आप अगर अनुशासन कायम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अनुशासित होना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन है एक ठंडी सुबह। तो अब ठंड के दौरान अगर कोई सुबह आपके साथ ऐसी गुजरी हो तो उसे आप यहां लिख सकते हैं। अब इसके लिए आपके लिए क्या संकेत बिंदु हैं, कब और कहां गुजरी ये ठंडी सुबह, क्यों है आपको ये याद, उस सुबह में क्या खास था जो आपको अभी भी याद है, और तीसरा है क्या मिली सीख, और उस ठंडी सुबह से आपको सीख क्या मिली। तो यहां पर हमने लिखा है अगर आपके साथ ऐसी कोई सुबह गुजरी हो तो उसे जरूर लिखिएगा। तो एक ठंडी सुबह हमने मिडिल टॉप हेडिंग दे दी, शुरू किया। पिछले वर्ष 25 दिसंबर का दिन था। स्कूल की छुट्टी थी। प्रातःकाल 7 बजे जब मैं सोकर उठा तो देखा कि ऊपर से रजाई एकदम ठंडी और नम थी। देखिए उस समय ठंड बहुत पड़ती है ना 25 दिसंबर के आसपास, तो रजाई अंदर से तो हम लोग लेटे रहते हैं तो गर्माहट रहती है, लेकिन ऊपर से एकदम ठंडी होती है। मैंने खिड़की के बाहर देखा तो पाया कि चारों ओर घना कोहरा था। माँ के आग्रह पर मैं अपने अनमने मन से रजाई से बाहर आया और नित्य क्रम से निर्वृत्त होकर मैंने बाहर सैर पर जाने का विचार किया। चाय पीकर पैंट, कोटी, जर्सी, जूते, मोजे पहन और कानों में मफलर लपेट में बाहर निकला। बाहर ठंडी और बर्फीली हवा चल रही थी। कोहरा अभी तक छाया हुआ था। मैदान की घास पर पाले की हल्की सफेद परत जमी हुई थी। सड़क के किनारे एक कुत्ता मरा हुआ दिखा। शायद रात की ठंड से वह मर गया था। मैं टहलते टहलते घर से कुछ दूरी पर स्थित नहर की ओर निकल गया। नहर के किनारे बड़ी ठंड थी। ठंड में मेरी नाक एकदम सुन्न हो गई। सूरज का कहीं नामो निशान नहीं था। थोड़ी देर बाद मैंने वापस घर लौटने का निर्णय लिया क्योंकि ज़्यादा देर बाहर रहने से ठंड लगने का खतरा था। मैं ठंड में सिकुड़ा कांपता चला आ रहा था। तभी मैंने किसी की पास की एक झोपड़ी से करहाने की आवाज़ सुनी। मैंने झोपड़ी में झांक कर देखा तो मैं उसे पहचान गया। वह मंदिर के बाहर बैठने वाला भिखारी था। मैंने तुरंत बाहर निकलकर कुछ टहनियाँ और कागज एकत्र कर उसमें आग जला दी और धीरे धीरे उसके हाथ पांव मलने लगा। गर्मी पाकर कुछ देर में वह सामान्य होने लगा। मैंने जेब से 10 रुपए का नोट निकाल कर उसे दिया। उसने मुझे बड़ी दुआएं दी। नेक काम को कर मेरा मन भी बहुत प्रफुल्लित था। घर पहुंचा तो माँ ने पकौड़े, चाय, हलवा आदि तैयार कर रखे थे। रूम हीटर चल रहा था। उसे देख मुझे लगा कि सर्दियों के दिन अमीरों के लिए जहां मोहक और सुहावने होते हैं वही गरीबों के प्राण तक हर लेते हैं। तो देखिए ये हमें क्या सीख दे रहा है कि ये ठंड जो हमें बहुत अच्छी लगती है लेकिन कईयों के लिए बहुत मुसीबत का काम होता है। तो उनके लिए खाने के लिए एक तो पहले ही नहीं है, ऊपर ये ठंड के लिए पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, गर्म कपड़े कहाँ से आएँ, तो वो समय उनके लिए बहुत ही मुसीबत का हो जाता है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 15 पे, जहां पर हमारे सामने 2 पत्र दिए गए हैं। दोनों में से हमें कोई एक पत्र करना है और ये हमारा रहेगा 5 मार्क्स का। तो क्या दिया है,
कक्षा में अनजाने में हो गए अभद्र व्यवहार के लिए कक्षा अध्यापक से क्षमा याचना करते हुए पत्र लिखिए। आपने जो है अपने टीचर से थोड़ा मिसबिहेव कर दिया है और इसके लिए आप एक सॉरी लेटर लिख रहे हैं, यानी कि क्षमा याचना पत्र लिख रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको? सेवा में श्रीमान कक्षा अध्यापक महोदय, क्योंकि आपने क्लास टीचर से करा है तो यहाँ पर प्रधानाचार्य नहीं आएंगे, कौन आएंगे? हमारे क्लास टीचर। कक्षा अध्यापक महोदय, कक्षा 10वीं आ, श्रीमान श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय अलीगढ़ से। दिनांक डाल दिया जिस भी डेट को आप ये लेटर लिख रहे हैं। फिर है विषय, कक्षा में अभद्र व्यवहार हेतु माफी पत्र। महोदय, नम्र निवेदन है कि मैं कक्षा 10वीं आ का छात्र हूँ। कल छुट्टी से पहले वाले कालांश में हमारी कक्षा में अनुशासनहीनता का माहौल उपस्थित हो गया था। कुछ शरारती छात्रों ने अन्य छात्रों को भड़काकर झगड़ा शुरू कर दिया, जिसके कारण कक्षा की कुछ मेज व कुर्सियां भी टूट गईं तथा बहुत शोर शराबा हुआ। मैं कक्षा मॉनिटर होने के नाते अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानकर अपराध स्वीकार करता हूँ। हम अपने इस व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हैं और क्षमा प्रार्थी हैं। तो आप मॉनिटर हैं, इसलिए आपने पूरे जो है क्लास की तरफ से ये पत्र लिखा है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि फिर कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। कृपया हमें क्षमा दान कर अनुग्रहित करें। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य आबासा। तो अब यहाँ पर आप जो है अपना नाम लिखेंगे, कक्षा 10वीं आ। तो अपने नाम के नीचे आप कक्षा मॉनिटर भी डाल सकते हैं और उसके बाद अपनी कक्षा लिख देंगे। अब आ जाते हैं दूसरा पत्र, यानी कि पहला करिए या ये वाला करिए। तो इसमें क्या दिया है? बस में जेब कटने की सूचना देते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र लिखिए। पत्र में अपना नाम रविंद्र लिखिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है? आप एक पुलिस अधीक्षक को फोन लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं कि आपकी जेब कट गई है। तो नाम आपको लिखना है अपना रविंद्र। ध्यान रखिए, आपका जो भी नाम हो वो आबासा छोड़कर सिर्फ आपको रविंद्र यहाँ पर लिखना है। तो ध्यान दीजिए क्या है? पुलिस अधीक्षक महोदय, ग्रामीण क्षेत्र महावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। दिनांक, विषय बस में जेब कटने की सूचना के लिए। महोदय, निवेदन है दिनांक 16 मार्च 2000 को मैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस संख्या आपने दे से प्रातः 8 बजे बलदेव से मथुरा जा रहा था। बस में अत्यधिक भीड़ होने के कारण किसी ने मेरी जेब काटकर मेरा पर्स निकाल लिया। उस पर्स में मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, 2 ATM कार्ड व 200 रुपए थे। तो आप पहले बताओगे ना कि उस पर्स में क्या क्या था। फिर है, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। धन्यवाद, भवदीय रविंद्र। तो आपको देखिए रविंद्र के तौर पर लिखना था, तो आपका नाम सिर्फ रविंद्र ही रहेगा। अब चूंकि यहाँ नीचे आपको अपना एड्रेस देना जरूरी है, क्योंकि आपका अगर पर्स मिल जाता है, वो व्यक्ति पकड़ा जाता है, तो जितना भी सामान है वो आपको रिटर्न किया जाएगा। तो उसके लिए आपको अपना पूरा एड्रेस देना जरूरी है। क्या है? 56 कैलाश कॉलोनी, बलदेव, मथुरा। दिनांक आपने नीचे एक बार फिर से डाल दी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? जो जेब कट गई थी उसके लिए पत्र। तो दोनों पत्र यहाँ खत्म हो गए। अब हमारे पास में आता है प्रश्न संख्या 16। यहाँ पर 2 सूचना दी गई हैं, कोई एक सूचना आपको यहाँ पर करनी है और ये हमारी रहेगी 5 मार्क्स की। ठीक है, तो पहला क्या है? आप अपने विद्यालय में सांस्कृतिक सचिव हैं। ध्यान रखिएगा, आप क्या हैं? सांस्कृतिक सचिव। विद्यालय में होने वाली कविता प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रण हेतु 80 शब्दों में एक सूचना तैयार कीजिए। अब आपको क्या है? लोगों को बुलाना है, आमंत्रण आप दे रहे हो, तो इसके लिए क्या है? आपको लिखना है 80 शब्दों का एक सूचना तैयार करनी है। तो सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है। सूचना विद्यालय संबंधी सूचना है, वो दे दिया। उसका शीर्षक है सूचना का, वो दे दिया। कविता वाचन प्रतियोगिता के संबंध में दिनांक आपने डाल दी। अब क्या है? विद्यालय के समस्त छात्र व छात्राओं को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में कविता प्रतियोगिता के लिए जो विद्यार्थी भाग लेना चाहते हैं वह 1 सप्ताह के अंदर, यानी कि दिनांक 22/12/2000 तक कार्यालय में अपने कक्षा अध्यापक के पास नाम लिखवा दें। तो जो कोई भी कविता में पार्ट लेना चाहता है वो अपना नाम लिखवा दे। आज्ञा से सांस्कृतिक सचिव, DAV स्कूल आगरा। ये आपने लिख दिया। नेक्स्ट आते हैं, सूचना क्या है? आगामी शनिवार को तीसरे कालांश में विद्यालय के ऑडिटोरियम में कठपुतली का तमाशा दिखाया जाएगा। कक्षा 9 के सभी विद्यार्थी अपने कक्षा अध्यापकों के साथ वहां कतारों में आएं। तत्संबंधी सूचना 80 शब्दों में मुख्य अध्यापिका की ओर से लिखी गई है। तो यहाँ पर आप क्या हैं? मुख्य अध्यापिका।
ठीक है, आपने ये सूचना तैयार करी है वो भी 80 शब्दों में। तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान देंगे, एक रेक्टेंगल बॉक्स, आवश्यक सूचना डीएवी स्कूल कठपुतली प्रदर्शन हेतु दिनांक 25/3/2000। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, कक्षा 9 के समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि आगामी शनिवार दिनांक 29 जुलाई 2000 के तीसरे कालांश में विद्यालय के ऑडिटोरियम में मंदोबाई हॉल में कठपुतली का तमाशा दिखाया जाएगा। कक्षा 9 के सभी छात्र छात्राएं अपने कक्षा अध्यापकों के साथ पंक्तिबद्ध होकर वहां आएं। तो यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है वो क्या चीज़ थी, यहाँ पर डेट 7 रहेगी, के साथ पंक्तिबद्ध होकर आएंगे। किस तरीके से सभी बच्चे जो हैं वो कैसे आएंगे, लाइन में लगकर आना है, कक्षा 9 के सभी को। फिर है आबा सा हस्ताक्षर मुख्य अध्यापिका। तो यहाँ आबा के सगे आप, क्योंकि मुख्य अध्यापिका हैं तो ध्यान रखिएगा नाम अगर आपका कोई भी हो आपको एज अ फीमेल ही लिखना है यहाँ पर, क्योंकि ये मुख्य अध्यापिका की तरफ से क्वेश्चन में ये चीज़ है तो हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप लड़की हैं तो अपना नाम लिख सकते हैं, मगर आप एक अगर लड़के हैं यानी कि बॉय हैं तो यहाँ पर आपको नाम एक लड़की के तौर पर ही लिखना होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक और सूचना। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। क्या दिया है यहाँ पर, हमारे पास 2 विज्ञापन दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक विज्ञापन हमें यहाँ पर तैयार करना है और ये हमारा रहेगा 3 मार्क्स का। सूती वस्त्र तैयार करने वाली कंपनी सौरभ पैरहन की ओर से दी जा रही छूट का उल्लेख करते हुए एक विज्ञापन का आलेख लगभग 60 शब्दों में तैयार करिए। तो सूती वस्त्र जो तैयार करती है कंपनी है सौरभ पैरहन, तो उसकी तरफ से बहुत सारी छूट दी जा रही है, उसके लिए तुम्हें एक आकर्षण जो है विज्ञापन तैयार करना है। देखिए कैसे है, एक हमने बॉक्स रेडी किया। अब बॉक्स रेक्टेंगल है, ओवल है, कुछ भी आप किस भी शेप में बना सकते हो, मगर जो आपका मेन है कि जो विज्ञापन होना चाहिए वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। विज्ञापन है सेल सेल सेल, यानी कि छूट दी गई है। क्या है, सूती वस्त्रों की महासेल, ना ज़्यादा महंगा ना ज़्यादा सस्ता, बजट होगा केवल आपके अनुसार, हर खरीदारी पर 10% की छूट, यानी कि जो भी आप खरीदारी करेंगे उस पर 10% की छूट मिल रही है। जल्दी कीजिए, ऑफर सिर्फ इस समय के लिए है, पहले आएँ पहले पाएँ। सौरभ पैरहन कंपनी, अयोध्या नगर, मोबाइल नंबर। तो आपने यहाँ पर दे दिया कि ये कंपनी कहाँ पर है, अयोध्या नगर में, आपने एड्रेस भी दे दिया और मोबाइल नंबर भी दे दिया। तो इस तरीके से आपका विज्ञापन तैयार हो गया। नेक्स्ट विज्ञापन आते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में आपने नृत्य संस्थान खोला है, उससे संबंधित लगभग 60 शब्दों में एक विज्ञापन का आलेख तैयार करिए। अब आपने एक नृत्य संस्थान का मतलब है डांसिंग स्कूल, बच्चों लोगों को आप सिखा रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। यहाँ पर हमने क्या किया, रेक्टेंगल बॉक्स बनाया, सौम्या नृत्य संस्थान। अब इसकी जगह आपका जो नाम हो आप वो नाम देकर वो नृत्य संस्थान कर सकते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के नृत्य सिखाए जाते हैं, जैसे कथक, एरोबी, डिस्को डांस, हिप हॉप आदि। अनुभवी कलाकारों द्वारा नृत्य सिखाया जाता है। दाखिला आरंभ हो चुका है, कक्षाएं 25 मई 2000 से आरंभ हैं, शीघ्र अतिशीघ्र संपर्क करें। अब यहाँ पे गर्मियों की छुट्टी में खोला गया है तो ध्यान रखिएगा डेट उसी के हिसाब से होनी चाहिए जब आपकी समर वेकेशंस लगती हैं। शालिनी गुप्ता, राजपुर चुंगी, आगरा, फ़ोन नंबर ये। तो यहाँ पर आपने पूरा एड्रेस नहीं देकर अपना फ़ोन नंबर दिया, तो जो कोई भी आना चाहता है वो फ़ोन करके वहाँ पर उपस्थित हो सकता है। तो इस तरीके से हमने ये विज्ञापन भी रेडी कर लिया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। यहाँ पर हमारे सामने एक लघु कथा और एक ईमेल, तो इन दोनों में से कोई आपको एक करना है और ये हमारा रहेगा 5 मार्क्स का। तो ध्यान दीजिएगा, लघु कथा में हमारे पास पहले संकेत दिए गए हैं, इसी के आधार पर हम लिखेंगे और ये दोनों ही हमारे 100 वर्ड्स के होने चाहिए। देखिए पहला संकेत क्या है, गांव की लड़कियां डैश, सभी पढ़ने में होशियार डैश, गांवों में पानी का अभाव डैश, लड़कियों का घर के कामों में मदद करना डैश, बहुत दूर से पानी लाना डैश, पढ़ाई के लिए समय कम मिलना डैश, लड़कियों का इस समस्या पर विचार विमर्श करना डैश, समस्या का हल खोजना डैश, गांव वालों की मदद लेना और सफल होना। तो ये एक समस्या है जिस पर ये कहानी हमें पूरी लिखनी है। तो सबसे पहले हमने शीर्षक दे दिया होशियार लड़की, क्योंकि जो समस्या थी उसका उन्होंने हल निकाल लिया है, इसलिए हमने सीधे सीधे क्या दे दिया, होशियार लड़कियां।
फिर आते हैं, सुंदरपुर नामक एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग सीधे साधे और बहुत परिश्रमी थे। पुरुष दिन भर खेतों में काम करते और स्त्रियां घर परिवार संभालती थीं। उस गांव की सभी लड़कियां स्कूल जाती थी। वे सभी पढ़ने में बहुत होशियार थी और समझदार भी थी। स्कूल जाने से पहले व स्कूल से आने के बाद वे अपनी माँ के साथ घर का सारा काम करती थी। पिछले वर्ष की बात है, गांवों पर संकट आया। गांव में एक तालाब था जिससे गांव वालों को पानी मिलता था। सूखे के कारण तालाब का सारा पानी सूख गया, जिसके कारण गांव में पानी का अभाव हो गया। लड़कियों तथा गांव की महिलाओं को अब दूसरे गांव में पैदल जाकर पानी भरकर लाना पड़ता था। इस कारण उन्हें पढ़ने में के लिए भी कम समय मिलता था। एक दिन गांव की सभी लड़कियों ने समस्या का हल ढूंढ निकाला। उन्होंने पहले अपने माता पिता को और फिर सारे गांव को एकत्र कर समझाया कि यदि हम सब मिलकर गांव में कुआं खुदवाएं तो हमारी इस समस्या का हल हो सकता है। सब लोगों को उनकी यह बात सही लगी। सबने मिलकर गांव में कुआं खुदवाने का कार्य आरंभ कर दिया। 40 फुट गहरी खुदाई होते ही उसमें से झरने के रूप में मीठा पानी रिसने लगा। कुएं को पक्का किया गया। सभी गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गांव की सारी लड़कियों की बहुत तारीफ की। इस प्रकार पानी की समस्या का हल निकाला गया। अब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? समस्या आने पर उसे सुलझाने के लिए उपाय खोजने चाहिए। समस्या सभी के पास आती है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्या ना आए, बस हमें उसका हल निकालना पड़ता है। चलिए अब आ जाते हैं अथवा करके हमारे पास एक ईमेल है, इसको पढ़ते हैं। क्या है? दूरदर्शन अधिकारी को कार्यक्रमों में सुधार हेतु सुझाव के लिए ईमेल लिखना है। दूरदर्शन पे जो कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं वो अच्छे नहीं लग रहे हैं आपको, उसके लिए आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं वहाँ के अधिकारियों को, तो उसी के लिए आप एक मेल लिख रहे हैं। कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले आप अपना देंगे, जैसे यहाँ madhu456@gmail.com है। आप किसको लिख रहे हैं? दूरदर्शन को, तो क्या हो गया? दूरदर्शन@gmail.com। विषय है दूरदर्शन कार्यक्रमों हेतु सुझाव। अब यहाँ पर क्या है? महोदय, दूरदर्शन देश के लाखों लोगों के मनोरंजन व ज्ञान का स्रोत है, किंतु बच्चों और युवा वर्ग के लिए जो कार्यक्रम ज्ञानवर्धक हो सकते हैं, ऐसे कार्यक्रम दूरदर्शन पर ना के बराबर दिखाए जाते हैं। यदि रविवार को प्रातः या दोपहर के समय विज्ञान या जनरल नॉलेज से संबंधित कोई कार्यक्रम प्रसारित किया जाए तो यह विद्यार्थियों के लिए लाभदायक व रुचिकर सिद्ध होगा। अतः आपसे अनुरोध है कि विद्यार्थी या युवा वर्ग को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शन पर ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का प्रसारण करें। तो मतलब आप चाहते हैं कि थोड़ा अच्छे कार्यक्रम प्रसारित किए जाएं जिससे लोग जो हैं उससे शिक्षा प्राप्त कर सके। धन्यवाद। माधुरी, मोबाइल नंबर आपने इस तरीके से अपना दे दिया। तो इस ईमेल के साथ हमारा ये पूरा प्रश्न पत्र संख्या 9 यहाँ खत्म होती है। तो आपने काफ़ी अच्छे से ये प्रश्न पत्र संख्या नंबर 9 कर लिया। अभी हमारे पास आगे प्रश्न पत्र और हैं, हम मिलकर सॉल्व करेंगे। अब आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैग्नेट ब्रेन्स अब आपके लिए लेकर आ रहा है बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स मिल रही हैं आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, इसमें आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट भी दिया गया है और साथ ही इन सभी के साथ हमारे वीडियो लेक्चर्स अटैच हैं सभी टीचर्स के। तो ये बुक्स जो हैं आपको अलग अलग कैटेगरी में तैयार करके दी गई हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं, तो हमारे पास एक बुक रहेगी जिसमें हमारे सभी चैप्टर्स की थ्योरी रहती है। फिर उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन, तो एक बुक हमारे पास रहेगी एनसीईआरटी सॉल्यूशन बुक। जैसे सैम्पल पेपर कर रहे हैं तो एक बुक हमारे पास सैम्पल पेपर सॉल्यूशन बुक रहेगी। तो इस तरह अलग अलग कैटेगरी की बुक हमारे पास में रेडी है। इन्हें प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उसमें एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करके सबमिट कीजिए तो जल्द ही एक टीम मेंबर हमारा आपसे कॉन्टेक्ट करेगा। जल्द से जल्द ये बुक प्राप्त करिए और बहुत ही अच्छे से जो है अपनी पढ़ाई करिए। अभी सैम्पल पेपर और भी हैं, साथ में मिलकर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।